वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 की पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो बुक स्टार्ट करते ही हमारे साथ क्वेश्चन क्या आता है कि विकास का अलग अलग अर्थ होता है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि जो उड़ीसा की सरकार होती है और उड़ीसा के जो आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए विकास का अलग अलग अर्थ होता है। तो उन्हें देखते हैं क्या है जो उड़ीसा की सरकार है, क्या सोचती है कि जो 1960 और 1970 का जो हमारे देश में टाइम पीरियड था वो अर्थव्यवस्था उभारने वाला टाइम था। तो उड़ीसा की सरकार क्या सोचती है कि वर्ल्ड में तो स्टील की मांग ही बढ़ ही रही है, क्यों ना मैं उड़ीसा के अंदर आयरन आपको पता है ज्यादा होता है, जिसको ही पिघलाकर कार्बन और जो आयरन होता है उसको मेल्ट हाई टेम्परेचर पर किया जाता है, जिसके बाद स्टील बनता है। तो उड़ीसा की सरकार यही सोचती है क्यों ना मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो इस्पात निर्माताओं के साथ और राज्य स्तर के निर्माताओं के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता हूं, जिसके बाद क्या करेगी इंटरनेशनल जो स्टील की कंपनियां भारत के अंदर आएगी और निवेश करेगी। उसके साथ जो उड़ीसा के जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। इसके बारे में उड़ीसा सरकार सोचती है। वहीं उड़ीसा के जो आदिवासी लोग हैं क्या सोचते हैं, जहां पर आयरन ज्यादा होता है वहीं पर आदिवासी लोग रहते हैं ज्यादातर उड़ीसा के अंदर, तो उन्हें डर होता है कि जो स्टील की जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर हमारे वाले एरिया में आके रहेंगी, माइनिंग वगैरह लगाएंगे। तो उड़ीसा के आदिवासी को डर लगने लगता है कि कभी उन्हें यहाँ से विस्थापन होना पड़े और उनका काम छीन जाए, उनके घर छीन जाए। तो उड़ीसा के आदिवासी को विकास का अलग अर्थ होता है। वहीं पर्यावरणविद भी यही सोचते हैं कि पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, क्योंकि क्या होगा खनन और उद्योग लगेंगे तो क्या होगा जो पेड़ वगैरह की कटिंग होगी और जो उनका जो कूड़ा कट निकलेगा उससे पेड़ वगैरह भी प्रदूषित होंगे और पोल्यूशन भी होगा ज्यादा। वहीं इस झगड़े को देखते हुए केंद्र सरकार क्या बोलती है, जो उड़ीसा की सरकार ने जो किया वो तो कर ही दिया, लेकिन क्या अब मैं जब उड़ीसा की सरकार से पीछे मुंह नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती होगी कि उड़ीसा के लोग मतलब भारत के लोग तो ऐसे करते हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनियां भारत में आके कभी भी निवेश नहीं करेगी। इसके बारे में सोचती है और केंद्र सरकार और क्या करती है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंपनियां होती है उनके साथ भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देती है उड़ीसा के साथ। पोस्को प्लांट क्या था? पोस्को प्लांट एक कोरिया कंपनी है जो कि स्टील निर्माता है की कंपनी है इंटरनेशनल। तो क्या करते हैं वो भारत के अंदर आती है उड़ीसा के अंदर और वहां पर अपना प्लांट लगाती है। तो भुवनेश्वर जगत सिंह जिले के जो लोग होते हैं वहां पर विद्रोह करते। क्यों विद्रोह करते? क्योंकि जो वहां के लोग बहुत ज्यादा संख्या में विस्थापन हो रहे थे। तो उन लोगों की मांग थी कि जो कंपनी है भारत के अंदर आई है उसको जो सरकार ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उनको रद्द किया जाए और कंपनी को यहाँ से जाना चाहिए। उन लोगों का ये मत होता है। तो सरकार को ये उपाय करने चाहिए थे जिससे कि झगड़ा इतना बड़ी संख्या में ना फैलता। सबसे पहले सरकार को विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए थी, बाद में अर्थशास्त्री और पर्यावरणविदों की सहायता लेनी चाहिए थी कि उन्हें क्या करना चाहिए इसके बारे में पूछना चाहिए था, बाद में जो जनता का फैसला लेना चाहिए था और जो अंतिम फैसला क्या करना चाहिए था सरकार को राजनीतिकों का लेना चाहिए था। ये स्टेप वाइज जो सरकार है इनको फॉलो करती क्या होता, झगड़ा ना के बराबर होता। उड़ीसा के अंदर नियोजन क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है नियोजन किसे कहते हैं। जो हम प्रेजेंट टाइम में जो भी काम कर रहे हैं उसको करते करते हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचे, उसी को क्या कहते हैं नियोजन, प्लानिंग। वामपंथी और दक्षिणपंथी किन्हें कहते हैं? जो वामपंथी जो लोग होते हैं जो समाज के गरीब लोग होते हैं, पिछड़े लोग होते हैं और जो सरकार की नीतियों के पक्ष लेते हैं उनको ही वामपंथी लोग कहते हैं। वही दक्षिणपंथी किन्हें बोलते हैं? जो सरकार जो मुक्त अर्थव्यवस्था होती है उसके पक्षधर होते हैं और उसके साथ ही वो क्या सोचते हैं कि जो सरकार है हमारे कामों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे। दक्षिणपंथी ये सोचते हैं, ठीक है। बॉम्बे प्लान क्या था? 1947 से पहले क्या है लोगों को पता चल गया था कि भारत आजाद होने वाला है। तो 1944 में क्या है उद्योगपति और इंडस्ट्री के जो मालिक हैं वो एक बहुत बड़ा तबका है सरकार के पास आती है और क्या कहती है भारतीय सरकार के पास आने के बाद कि जब देश आजाद हो जाएगा तो सरकार सबसे पहले औद्योगिक और आर्थिक निवेश के बारे में सोचेगी। इसी को ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। केरल मॉडल क्या था? जो केरल की सरकार ने जो केरल के लिए एक नियोजन का प्लानिंग का एक मेथड अपनाया वो केरल मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर क्या थी शिक्षा थी, स्वास्थ्य था, भूमि सुधार था या फिर गरीबों के जो स्तर है उनको ऊंचा उठाने की बात की गई थी केरल मॉडल के। तो ये काफी हद तक सफल भी रहा क्योंकि वहां पर जो लोग हैं कम, आपको पता है कम संख्या में पढ़े लिखे, लेकिन उस केरल मॉडल को अपनाते हुए लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लगे थे और उसके साथ ही जो शिशु दर मृत्यु दर था और जो जन्म दर था वो भी बिल्कुल कम हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि केरल मॉडल केरल में सफल हुआ था।
टॉपिक देखते हैं आजादी के समय सवाल, विकास के सवाल। तो क्या विकास के सवाल थे? सरकार या तो पूंजीवादी मॉडल अपनाए या फिर समाजवादी मॉडल अपनाए। पूंजीवादी मॉडल के अंतर्गत क्या आता है? तो जो सरकार है वो जो जनता है उनको बिल्कुल छूट दे कामों में। वहीं समाजवादी मॉडल के अंतर्गत क्या आता है कि जो सरकार है बिल्कुल भी छूट ना दे आम जनता को भी कुछ भी कार्य करने के लिए। जो हम प्रीवियस चैप्टर में रीड करके आए, जो पूंजीवादी मॉडल है जो कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, इन देशों ने, यूरोप की कंट्रीज ने, बड़ी बड़ियों ने अपना रखा था। वहीं समाजवादी मॉडल के अंतर्गत क्या आता था? जो सरकार है वो बिल्कुल भी छूट नहीं देती, जो कि चीन, रूस, इन जैसे कंट्रियों ने अपना रखा था। वहीं हमारे देश में क्या है, नेता थे वो मतभेद भी कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे हमारे विकास के मॉडल के ऊपर। सबसे पहले क्या सोच रही थी जो सरकार कि सबसे पहले औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कि इंडस्ट्री वगैरह को सबसे पहले नंबर पर ले आया जाए, इसके बारे में सोच रही थी जो सरकार। दूसरा क्या सोच रही थी? जो कृषि के बारे में सोच रही थी कि कृषि होगी तो ही हमारा देश आगे जाएगा। कुछ नेता लोग ऐसे बोल रहे थे, और कुछ लोग ऐसे बोले थे नेता कि ऐसा कुछ हमें अपना है जिससे कि गरीबों की जो दशा है वो भी ऊंची होती। और हमारे जो समाजवादी मॉडल के बहुत सारे नेता इसके पक्ष में थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी अमेरिका के जो समर्थक में थे वो बिल्कुल कम थे। समाजवादी मॉडल के जो नेता थे हमारे बहुत बड़े बड़े, वो समाजवादी मॉडल के पक्ष में थे। लेकिन हमारे देश में क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर क्या आता है? जो सरकार है कुछ ही कामों में बिल्कुल हस्तक्षेप करेगी और कुछ कामों में नहीं करेगी, जिसके अंदर दोनों का मिली जुला मिश्रण होता है। योजना आयोग क्या होता है? योजना आयोग के अंतर्गत जो भारत के अंदर संविधान के अंदर हमारे लिखा नहीं हुआ है योजना आयोग के बारे में, इसलिए यह क्या है, हमारे देश की एक संस्था है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका प्रमुख काम क्या होता है करना? तो इसका काम होता है पंचवर्षीय योजना बनाना। पंचवर्षीय योजना जो कि हमारे हर 5 साल के बाद जो योजना बनाई जाती है, हमारी प्लानिंग की जाती है कि 5 साल के लिए हम किस रूप में काम करेंगे सरकार, तो उसको पंचवर्षीय योजना बनाना योजना आयोग का काम होता है। जो 2014 में जो हमारे नरेंद्र मोदी ने जो हमारे रिपब्लिक डे के दिन क्या बोले, उन्होंने बोला कि मैं योजना आयोग को बंद तो नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने 2014 में इसका नाम बदलकर योजना आयोग को हटा दिया और इसकी जगह नीति आयोग बनाया। मतलब इसका दूसरा रूप क्या है? नीति आयोग। उन्होंने जो कि नीति आयोग योजना आयोग था उस टाइमिंग पे, उसमें दो बजट के 2 भाग कर दिए गए। जो एक गैर योजना व्यय, जो योजना आयोग से अलग हटके जो काम होगा वो गैर योजना में आएगा, और योजना व्यय में आएगा वो योजना आयोग में जो बजट आएगा। जो गैर योजना व्यय में क्या आएगा? जो साल में जितने दिन हमारा क्या क्या खर्चा होता है, क्या क्या योजना बनाई जाती है, उसके अंतर्गत जो खर्च होगा सरकार का वो तय होगा। और योजना आयोग में क्या होगा? 5 साल के लिए बजट बनाया जाएगा कि हम ये प्लानिंग करेंगे, तो उसके अंदर योजना व्यय आएगा, जिसके अंदर क्या होता है कि जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो भी हस्तक्षेप कर सकती है इन कामों में। योजना आयोग क्या, इसका काम क्या होता है? पर मतलब कि कंपलसरी देखे तो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना होता है देश के अंदर। जो तीव्र गति से या फिर आराम से तो नहीं, निरंतर रूप से क्या है, विकास के दर को बढ़ाना होता है सभी लोगों का। और समाज में ऐसा ना हो कि वो कुछ ही हिस्सों तक क्या योजना आयोग का फायदा रह जाए, और समाज के सभी वर्गों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट उस फायदा का वो योजना आयोग तय करती है। अब उसका कार्य क्या होता है? आपको मैंने बताया एक सलाहकारी संस्था होती है जो बहुत शक्तिशाली होती है, और आर्थिक जो काम होता है वो योजना आयोग ही तय करती है। जिसका क्या काम होता है? ये पंचवर्षीय योजना होती है, उसके लिए व्यय खर्च करना या फिर उसके अंदर जो कमाया गया उसका एक प्रारूप, एक स्ट्रक्चर सा तैयार करती है। और इसके अंदर क्या होता है, महिला और जो पुरुष होते हैं उनका जो काम होता है, उनके पर्याप्त साधन होते हैं, उन नीतियों को तैयार करना योजना आयोग का कार्य होता है। और ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि धन और उत्पादन है जो कुछ ही हाथों में ना रह जाए। पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या था?
जो कृषि के बारे में ज्यादा सोचा गया था, जिसकी जो हमारा प्रारूप है वो के.एन. राज ने बनाया था, जो कि गरीबों की जो दशा है उनको उठाने का काम किया गया था, जिसके अंदर कृषि पर बल दिया गया था। और उसके साथ ही बांध सिंचाई के लिए जो बड़े बड़े प्रयोजन किए गए थे, जैसे भाखड़ा नंगल जो प्रयोजन है वो पहली पंचवर्षीय योजना में ही बनाया गया था। उसके साथ ही भूमि जो सुधार कार्य थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में, उस पर भी जोर दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और उसके साथ ही जो योजना पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत यह भी तय किया गया जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की जो आय थी उसको भी उठाने का काम है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 में स्टार्ट हुई थी, जिसके अंतर्गत क्या है, सरकार ने भारी उद्योग मतलब इंडस्ट्री वगैरह के बारे में ज्यादा सोचना स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत जो हमारा प्रारूप है दूसरी पंचवर्षीय योजना का वो पीसी महानोबिस ने तैयार किया था, जिसके अंतर्गत नियम बातें की गई, जैसे कि क्या करा सरकार ने, जो हमारे देश बाहर देशों से जो सामान आता था उन पे भारी टैक्स लगाया, जिससे कि क्या होगा, हमारे देश के अंदर ही वो चीजें प्रोड्यूस होंगी, जिससे कि जो लोग हैं उन्हें बाहर चीजों से ना खरीदे, हमारे देश से ही उन चीजों को खरीदे। बिजली हो गई, रेलवे, इस्पात, ये बड़ी बड़ी चीजों पर ये विकास की दर ऊंची स्तर पर उठानी स्टार्ट करी कि लोग इनके बारे में भी सोचें। उसके साथ ही इंडस्ट्री वगैरह के ऊपर बल दिया गया। और जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि बहुत तेजी से काम करना था, इसका फोकस, वह पहली पंचवर्षीय योजना जिसके अंदर आराम से काम हुआ था, जो कि इतनी सफल नहीं हुई, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत हद तक सफल हुई, क्योंकि वहां पर जो काम था वो बिल्कुल फास्ट किया गया था। जो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में कितनी पंचवर्षीय योजना हुई, तो अब तक 13 पंचवर्षीय योजना हमारे देश में हुई है। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति क्या थी? जो सरकार ने क्या जो किसानों से ये बात की गई कि हम आपको जो बीज देंगे, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई की सुविधा देंगे, लेकिन आपको क्या काम करना है, लेकिन आपको फसल उगानी है। बस सरकार ने ये बात जो किसानों से कही और उनको ये भी बात कही कि आप जो प्रोड्यूस करेंगे हम उन्हें अच्छी जो आपके जो दाम होंगे हम उन्हीं दामों पर आपको खरीद लेंगे, हम इस बात की गारंटी देती हैं। तो ये थी हरित क्रांति। अब इसके सकारात्मक परिणाम देखते हैं तो बहुत जो हमारे वामपंथी जो संगठन के जो लोग हैं वो इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो गरीब किसान होते हैं तो उनकी अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है और वो हरित क्रांति के इस फैसले को मान लेते हैं। उसके साथ ही जो हमारे देश में एक तो आपको पता है गरीब किसान होते हैं, वही जमींदार होते हैं, लेकिन हमारे देश में एक मंझले दर्जे के जो किसान है उभर के आए, जैसे मध्यम श्रेणी के हो गए, वो उभर के आए, उनकी आय है वो बड़ी, ठीक है, इसके अंदर हरित क्रांति के अंदर। उसके साथ ही वो बहुत जगह पर ये फायदा हुआ हरित क्रांति का। अब हरित क्रांति के हम नकारात्मक परिणाम पढ़ते हैं। क्या हुआ इसके अंदर, क्या है, धनी किसान और भूस्वामी जो था, मतलब जो मध्य श्रेणी के जो किसान थे और धनी जो किसान थे उनका तो विकास बहुत हद तक हुआ, लेकिन जो गरीब किसान थे वो बहुत ज्यादा, उनके जो जमींदार थे और जो किसान थे उनके बीच बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो गई थी, क्योंकि एक निचले दर्जे के जो किसान थे वो उभर के आए थे इसमें केवल, ठीक है। और जो खेती में वो केवल क्या हुआ, जो ज्यादातर गेहूं की फसल है वो हमारे देश में हरित क्रांति में बढ़ी, लेकिन अदर जो फसल थी उसके बारे में इतना प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये जो हरित क्रांति है कुछ ही जो हमारी कंट्रीज में जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन्हीं इलाकों तक सीमित रह गई। ये पूरे जो हमारी कंट्री में हरित क्रांति वो फैली नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।